इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात कर रहे हैं। और ये काफी अहम मानी जा सकती है बैठक, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ पहले प्रधानमंत्री से मिले, फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और अभी जैसा हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद ये अहम बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ चल रही है, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपको करवा दूं। उत्तर प्रदेश को जितने अच्छे तरीके से वो लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जितने अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उनसे बात करके ये तमाम बातों को हम जानेंगे। और उनका मैं परिचय आपको करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब जुड़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सर सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरे मित्र हैं, वो सिर्फ मंत्री नहीं है बट मेरे मित्र हैं जी। सिद्धार्थ जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सलमान भाई हैं, सलमान खुर्शीद नहीं है मेरे लिए। अब बताइए जी, आप डिबेट करा रहे हैं, क्या डिबेट होगा? सर, हमने पहले परिचय में कहा कि आपसे अच्छा, आपसे बेहतर, आप दोनों से उत्तर प्रदेश को कोई नहीं जानता, इसलिए आज हमारा सब्जेक्ट भी यही है। सर, आज सिद्धार्थ जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से लगभग 80 मिनट मुलाकात की, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री के घर पर अहम बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और जेपी नड्डा साहब भी मौजूद हैं। सर, क्या मायने निकाले जाएं इस वक्त? एक मुख्यमंत्री और सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी से मिलता है, तो पहले तो ये कोई हम में से कोई बोल दे कि अंदर क्या बातें हो रही हैं, तो शायद जादू होंगे हम लोग या बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं। लेकिन वो एक अपनी बातचीत होती है, गोपनीय बातचीत होती है। और हम इतना ही कह सकते हैं कि 22 का एक चुनाव है सामने, तो आप ये अवश्य हो जाता है कि उसकी तैयारी, जब इतने बड़े सीनियर लीडर्स मिलते हैं तो उसका एक रोड मैप होता है, उसकी चर्चा होती है। ये चर्चा पहले भी हो सकती थी, मगर कोरोना का एक दौर चल रहा था इसलिए नहीं हुई थी। और नड्डा जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिसंबर 27, 2020 में उन्होंने प्रवास भी किया था। उसकी कड़ी में एक प्रक्रिया चलनी थी, फिर कोरोना आया, मगर हमारे संगठन महामंत्री आए और अब मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए हैं। उसके क्रम में वो भी उनसे सबसे बड़े सीनियर लीडर से मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा मैं क्या इसमें रोशनी डाल सकता हूं? हाँ, कोरोना का भी एक फेज रहा है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना 1 के अंदर एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहां पर जनता के साथ, सभी लोगों के साथ मिलकर कोरोना को हराया। कोविड 2 आया, उसमें कोरोना को एक प्रकार से थामा है उत्तर प्रदेश में। और कोरोना 3 के जो कयास लगा रहे हैं, उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। और उत्तर प्रदेश एकदम तैयार है इसके लिए, वो भी चर्चा के विषय में मुख्यमंत्री चाहे तो शायद बता सकते हैं। मगर मैं शायद ही बोल सकता हूं, मगर इसके क्या सच्चाई क्या है अंदर, मैं उसके बाद। सिद्धार्थ सर, मैं इससे पहले कि सलमान सर के पास जाऊं, एक सवाल आपसे और है। बहुत सारी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें चल रही थी, कुर्सी खतरे में है, ये बात कही जा रही थी। तो बहुत से लोग ये हैं कि कह रहे हैं कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मुलाकात एक बहाना है। ये सारी बातें जो है वो उठ रही थी इन 2 दिनों को लेकर। इस पर अगर आप कुछ कहें, फिर मैं सलमान सर के पास जाऊं। देखिए, अटकलों का बाजार हमेशा गर्म होता है। राजनीति जब होती है ना, राजनीतिक बाजार हमेशा गर्म होता है, वो किसी भी पार्टी का हो। तो एक दौर चला कि कोरोना के वेव 2 के बाद, अब वो कहां से चलता है, क्या होता है, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। मगर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ये कभी भी उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव है, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। तो खामोशी से भी एक कोने में भी जाके चर्चा नहीं है। मगर बाजार है, बाजार में तो मिर्च मसाले होते ही हैं, पकवान मगर बनता नहीं है। मिर्च मसाला की एक महक भी शायद ना आए, मगर वो करा जाता है।
सलमान सर, जो बातें अभी सिद्धार्थ जी ने कही हैं, आपने उनको भाई कहा है, भाई जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ये जो बाजार में मसाले बिक रहे हैं बस केवल उतना ही है, कोई महक भी नहीं आएगी? क्योंकि 280 मिनट की ये मुलाकातें हुई हैं, कल अमित शाह जी से, आज प्रधानमंत्री जी से और फिर उसके बाद जेपी नड्डा जी से। ये जो एक उच्च स्तर का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, हमारे केंद्र में, उनकी आपस में चर्चा हो कि आपस में बैठक हो, आपस में संवाद हो, उससे हमें क्या लेना देना है? एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनका दायित्व है, उसको निभाने के लिए उनको जो करना है वो करेंगे। हमको इससे कोई आपत्ति हो नहीं सकती, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपस में बातचीत और संवाद है तो अच्छी बात है कि बातचीत है और संवाद है। कि अक्सर शिकायत संवादहीनता की होती है। आजकल राजनीति में जो सबसे बड़ी शिकायत है वो संवादहीनता की होती है, और अगर संवाद है तो अच्छी बात है, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। और ना हमको कहीं कोई अनुमान लगाना है कि आखिर वहाँ क्या कहा होगा और क्या हुआ होगा। जो बातें सुनने को आती हैं, जो उत्तर प्रदेश में या वैसे बातें सुनने में आती हैं कि किसका किससे मतभेद है, किसके अच्छे संबंध हैं, किसके साथ कौन क्या कर सकता है, ये साधारणतः ये बातें लोग करते हैं आपस में। लेकिन गंभीर सियासत में, गंभीर राजनीति में इसका कोई महत्व है नहीं। कोई स्कॉलरशिप रिसर्च की हो, कोई इसमें कोई विशेष स्कॉलर इसमें रिसर्च कर रहा हो तो वो उसके लिए ये कोई विषय बन सकता है, लेकिन गंभीर राजनीति में कोई विषय नहीं है ये। सर, लेकिन जिस तरह से अब चुनाव से ठीक पहले 2 दिन और 280 मिनट की मुलाकात, इसलिए सवाल उठ रहे। तो बहुत सारा विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कह रहा, तमाम लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं इस मुलाकात को लेकर। कहा जा रहा है कि कुर्सी जो है वो खतरे में है। इन तरह की तमाम बातें उठ रही हैं। वो कुर्सी खतरे में है या नहीं है, वो कुर्सी हमको तो नहीं कोई दे रहा है ना। हमको तो अपनी कुर्सी की खोज स्वयं करनी है, और हमको कुर्सी का इंतजाम स्वयं करना होगा। तो हम तो किसी की दया से तो कुर्सी पा नहीं सकते हैं, ना किसी के आपसी मतभेद की वजह से कुर्सी पा सकते हैं। तो हमको इसमें क्या रुचि है? हमको जो करना है जमीन पर करना है, धरातल पर करना है। हम अपने दायित्व को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी और अपने सामने जो चुनौती है उसको हम समझते हैं। तो हम तो उसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसी पे अपना ध्यान रखेंगे। हम इन चीजों पर में जाकर उलझने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। ना भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा है, ना हमारा कोई फायदा है। लेकिन सर, अब जैसे जैसे अब प्रियंका गांधी जो हैं, वो अगर उनके हाथ में कमान दी जाती, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब चूंकि मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब जितनी सॉलिड पोजीशन में जैसे जैसे बीजेपी होती जाएगी वैसे वैसे कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जाएगी। आपकी किस तरह की तैयारी? देखिए, हम जो तैयारी हमें करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और हमारे लिए भी। जो कोविड के कारण जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसमें जो प्रभाव पड़ा है वो इनके काम में भी पड़ा है, हमारे काम में भी पड़ा है। अब कोविड की गतिविधियों से बचकर राजनीति कैसे आगे बढ़ाई जाए और आने वाले समय की तैयारी कैसे की जाए, सब अपने अपने दलों में बैठकर इसके रास्ते निकाल रहे हैं, हम भी निकाल रहे हैं। हमको जो समझ आ रही है राजनीति की और उसमें हमको क्या करना चाहिए, हम लगातार उसको करने में अपने आप को जुड़े हुए हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि एक अच्छा चैलेंज हम खड़ा करें चुनाव में। लेकिन अभी थोड़ा समय है चुनाव में, और जो परिप्रेक्ष्य है उसको बड़ी आसानी से, सरलता से समझाना संभव नहीं है। कुछ उसमें कठिनाइयां हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा दायित्व है तैयारी करने का। हम मेहनत करेंगे, अच्छी तरह मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि जनता का क्या मन है, क्या मत है, क्या हम कह पाते हैं, क्या जनता समझ पाती है। ये तब
जब समय आएगा तब ये सब स्पष्ट हो जाएगा। सलमान जी, चैलेंज देना आपका दायित्व है, आपने कहा, लेकिन अब जिस तरह से नेता छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस, जितिन प्रसाद जी का मैं जिक्र करूं, इस वक्त उनका छोड़कर जाना नहीं लगता आपको एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं? सुनिए, मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि जितिन प्रसाद मेरे मित्र रहे हैं और उम्मीद है कि हम मित्र बने रहेंगे, लेकिन ऐसा है कि अच्छा तो नहीं लगा, ये दुख तो हुआ और बड़ी पीड़ा हुई कि जिससे 2 पीढ़ियों के संबंध हैं वो आज छोड़कर गया और भारतीय जनता पार्टी में चला गया। मैंने ये कहा है और मैं इसको दोहरा देता हूं आपके सामने कि वो चले गए तो वो चले गए, मेरे लिए बात वहां समाप्त हो गई। हमको यहाँ रहना है तो हम यहाँ हैं, जो यहाँ रहेंगे वो काम करेंगे जो रहकर होता है, जो चले गए वो काम करेंगे जो जाकर होता है। तो अब बात खत्म है। अब इसको और इस पे कोई चर्चा हम छेड़ें और चर्चा को बढ़ाएं, वो मुझे नहीं समझ में आता। सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, जो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से दिल्ली में आए तो बहुत सारी बातें उठ रही थी कि कोविड प्रबंधन जो है उसको लेकर 2 धड़े में बीजेपी बंट गई थी और किस तरह से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बातें उठ रही थी। ये तमाम बातें इसलिए उठ रही थी क्योंकि 2 दिन और 3 शीर्ष नेताओं से जिस तरह से वो मिल रहे थे उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। पंकज जी, देखिए, फिर से मैं कहूंगा कि ये खबरें जरूर मैंने भी ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे देखता रहा हूँ, सोशल मीडिया में देखता रहा हूं, मगर सच्चाई कहीं है नहीं इसमें। और जो हम लोग जो गंभीर लोग होते हैं जो राजनीति में, वो बहुत चीजों को फिर इग्नोर करके आगे काम करते हैं। अब मैं तो आज मानता हूं कि पंकज जी आपके लिए कठिन दौर आ गया कि 2 पैनलिस्ट ऐसे आ गए हैं जहां पे आप भिड़ाने की भी कोशिश करेंगे तो शायद ना भिड़ पाएंगे हम लोग, लेकिन अपने अपने विषय को ठीक से जरूर रखेंगे। और सलमान भाई हम लोग से बहुत सीनियर हैं और उन लोग से मैंने तो बहुत कुछ सीखा भी है। तो जो बात भी रखनी है शालीनता से और कैसे रखें वो भी है, और गंभीरता से रखनी चाहिए। लेकिन ये जो चला है दौर, कुछ दिन 15 दिन जरूर चला, मगर मैं इतना ही फिर से कहूंगा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एक के बाद एक जितनी भी कहानियां चली थी वो उसका पर्दाफाश भी हो रहा है और वास्तविकता सामने आ रही है, मगर कहीं वो रुकने को भी तैयार नहीं है। लेकिन सत्ता परिवर्तन कहीं इस तरह से या किसी मुख्यमंत्री को हटाना किसी भी राजनीतिक दल में इस प्रकार से होता नहीं है, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जबकि रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने कोविड प्रबंधन में भी अच्छा दिया है। ठीक है, विपक्ष का कार्य रहेगा कि हम लोगों को कुछ ना कुछ बिंदुओं पे घेरने का प्रयास करें, हमारा कार्य रहेगा उन बिंदुओं में ना घिरते हुए अपनी बात रखें। और जो है प्रबंधन में, आज उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, आज हम 5 करोड़ के ऊपर टेस्टिंग कर चुके हैं, 2 करोड़ के ऊपर हमारी वैक्सीनेशन चल रहा है, 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है पूरे जून में। और जो लगता है आज जब हम 10 तारीख को यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं तो 3.5 लाख प्रतिदिन से ज्यादा, अब तो 2 दिन से हम लोग का वो आंकड़ा 4-4.5 लाख पहुंच रहा है प्रतिदिन, वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वो 1 करोड़ भी पहुंचेगा। तो इन सब चीजों को लेते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर जनता भी और केंद्र के अंदर भी जो हमारे लीडर्स है बहुत मतलब उनको संतोष है कि उत्तर प्रदेश में जो कमान है वो एक अच्छे योगी और योग्य व्यक्ति के हाथ में है, तो वो चल रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं आपसे अनुरोध ही करूंगा कि इन विषयों पे ना करते हुए कुछ और आप बात करेंगे तो और अच्छा रहेगा, हम लोग को भी मजा आएगा, कहीं आप हमसे कुछ और पूछें। चलिए सलमान भाई, आपसे जानना चाहूंगा, जो बातें सिद्धार्थ सर कह रहे हैं, आप जरा ये बताइए कि अब जिस तरह से कोविड को हैंडल किया उत्तर प्रदेश सरकार ने और जिस तरह से तमाम प्रोग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के काम हुए हैं, वो अपनी जितनी अचीवमेंट्स हैं वो गिनाएंगे इन चुनावों में। कांग्रेस किस तरह से अपनी तैयारी कर रही है इस आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, दो बातें मैं कह दूं, स्पष्ट कर दूं। हम नहीं संतुष्ट हैं, और मैं नहीं मानता हूं कि कोई व्यक्ति संतुष्ट होगा जो कोविड की व्यवस्था बनाई गई थी उससे। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं।
एक बहुत बड़ा संकट इस देश के सामने और हमारे समाज के सामने रहा है। और इस संकट का सामना करने के लिए मैं मानता हूं कि सभी का ये मत है कि हम लोग सब मिलकर सहयोग से आपसी सुझाव और संवाद से इस संकट का सामना करें। जब जो त्रुटियां रही हैं, कमी रही है, उसको आज गिनाने की कोई अवसर नहीं है। तो कभी मैं मानता हूं कि सिद्धार्थ भाई जो हैं वो मैं कोशिश करूंगा, हमारा कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई है, सलमान साहब का जवाब हम लेंगे। सिद्धार्थ जी, आप जरा ये बताइए, अब जितिन प्रसाद जो हैं वो अब बीजेपी में आ गए हैं, उनको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? कुछ इस बारे में बताइए। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो उसको कैसे कोई कह सकता है कि ये अच्छा प्रबंध था। लेकिन बहरहाल जो बात भी थी जी, कभी ना कभी जो आंकड़े और सच्चाई है वो सामने आएगी और जल्द आएगी। उसके बाद बहस करने का मौका होगा, हम लोग बहस कर लेंगे। ये सरकार का जो पक्ष है कि हमने अच्छे से अच्छा प्रबंध किया, विपक्ष का अगर ये मानना है कि वो प्रबंध अच्छा नहीं था तो उस पर बहस हो सकती है आज। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हो जाएं टीका लगवाकर, और अधिक से अधिक व्यवस्था तीसरे फेज की या तीसरी वेव की के लिए हम तैयारी कर सकें। आज अगर इसमें हमारी तरफ से कोई सहयोग मिल सकता है तो हम देने के लिए तैयार रहेंगे। हर चीज में टीका टिप्पणी करना कोई ऐसी गंभीर स्थिति में कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब स्पष्ट हो जाएंगे, आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे, तब जो बात पूछनी होगी वो हम पूछेंगे। हम बहुत सारे सुझाव हैं, लेकिन सारे सुझाव मैं सिद्धार्थ जी को यहाँ दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ह्यूमन राइट्स का मसला है, जो मानव अधिकारों का मसला है, उस पर इनके और सहयोगी साथी लॉ मिनिस्टर्स और होम मिनिस्टर सबका दायित्व बनता है। तो वो कभी और किसी समय उन चीजों पे बात हो सकेगी। जी सिद्धार्थ जी, जरा मैं जितिन प्रसाद पे आना चाहूंगा। उनकी अब बीजेपी में एंट्री हुई है, तो किस तरह की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है? देखिए, एक सुलझे हुए नेता हैं जो कांग्रेस में थे, बड़े लंबे दौर से थे, और ये जरूर है कि उनका एक परिवार कांग्रेस के बहुत शीर्ष नेतृत्व पे बैठा रहा। और मैं इतना ही कहूंगा कि एक अच्छे व्यक्ति हैं, जो मेरे भी मित्र हैं, मुझसे छोटे हैं, और हम लोग का बहुत मिलना जुलना भी रहा है। और हैं पार्टी के अंदर, किसी भी पार्टी में आते हैं तो पार्टी को ताकत मिलती है, कोई भी पार्टी हो। तो जितिन आए हैं तो पार्टी को ताकत मिलेगी, काम करेंगे यूपी के अंदर। और मैं क्या दायित्व मिलेगा ये तो नहीं कह सकता, मगर जो भी मिलेगा उनको मैं इतना कह सकता हूं कि वो जो भी उनको दायित्व मिलेगा वो उसको बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। सर, कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है? ये तो प्रेरोगेटिव है सीएम का। अब सीएम क्या निर्णय करते हैं तो आगे हम लोग उसका देखेंगे। मगर कुछ हम लोग के मित्र हैं, सहयोगी, जिनका कोरोना में इंतकाल हुआ, उससे हम लोग को कष्ट भी है, तो वो सीट्स है, उसको भी भरने की बात हो सकती है। कुछ और भी हो सकता है, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि ये होएगा नहीं होगा, क्योंकि प्रेरोगेटिव जो है वो मुख्यमंत्री का ही होता है। सलमान सर, आपने अभी जिक्र किया कि जो असहमतियां हैं वो यहां पर कहना नहीं आप चाहेंगे, लेकिन आपके दो बड़े नेता हैं, वो जब ट्वीट करते हैं तो मैं जरा उसके बारे में जानना चाहूंगा। प्रियंका जी ने अभी 2 दिन पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की कमी जो है उसके बीच लगातार कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, प्रदेश भर में लोगों की तड़प कर जान चली गई। आगरा में भी प्रशासन कह रहा है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं थी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो आगरा मॉकड्रिल का सच सामने लाकर दोषियों को सजा देगी? ये ट्वीट आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं असहमति जो है वो काम को लेकर वो है विपक्ष को लगातार। मैंने बताया कि असहमति है, इसमें दो राय नहीं है, असहमति है। और संभव है कि भारतीय जनता पार्टी में दो व्यक्तियों में असहमति हो इस बात को लेकर कि मेरे क्षेत्र में ये नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र में वो नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ऐसा है, जब हम लोग गंभीरता से इस पर चर्चा कर रहे हो
तो तब बेहतर होगा जब सारे आंकड़े पेश कर सकें और दूसरी साइड को हमारे मित्र को एक मौका होगा ये कहने का कि नहीं, मैं भी अपने आंकड़े पेश कर रहा हूं। लेकिन जो एक परसेप्शन हमारी समझ में आया है, हमारे नेतागण की समझ में आया है, उसको उन्होंने अपने ट्वीट्स में और अपने भाषणों में उसको व्यक्त किया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है, उनकी सरकार पर निर्भर है कि उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं या नहीं करते हैं और समय समय पर उस पर क्या जवाब देते हैं, ये आगे बताएगा, वक्त बताएगा। सिद्धार्थ जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो बातें प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट की है उस पर। मैंने उनका ट्वीट तो नहीं देखा है, लेकिन उस पे उसी दिन एक्शन ले लिया गया था। उस पे जो ओनर्स हैं, जो आगरा में जिस अस्पताल के बारे में कहते पारस अस्पताल है, तो उस पे एक्शन ले लिया गया, उसको सील भी कर दिया गया था और उस पे इंक्वायरी भी कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, उस दिन भी मैंने कहा था, प्रवक्ता के रूप में कहा था, सरकारी प्रवक्ता के रूप में, कि जो भी सच होएगा कहीं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। कहीं कोई ऑक्सीजन रोकता है तो ये जघन्य अपराध है, और जो अपराध है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। सिद्धार्थ जी, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उनकी जानकारी के लिए आप बता दीजिए कि योगी जी ने जो ट्वीट किया मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा कि मुझे मार्गदर्शन मिला प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का भी। तो क्या ये माने कि अब जो 2022 का चुनाव है उसमें कोई शक शुबा, जिस किसी के भी मन में आशंका है, वो योगी जी के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा? मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि ऐसा कुछ कहीं चर्चा भी नहीं थी और किसी कोने में कोई खड़े होकर इसकी बातचीत करे, विस्पर कहते हैं, कोई देयर वाज नो विस्पर आल्सो इन एनी कॉर्नर्स। बट मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूं कि योगी जी के ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सफल भी होंगे, इसका मैं आपको वादा करता हूं एक बीजेपी के कार्यकर्ता के। सलमान जी, जब से यूपी चुनाव चूंकि नजदीक है तो इसलिए बहुत सारे सवाल ये भी उठते हैं, हम तमाम ट्वीट्स देखते हैं, वो लगातार ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो अमेठी ही मुड़कर नहीं गए, तो उत्तर प्रदेश को लेकर नॉन सीरियस हैं। कहीं ना कहीं वो जो सीरियसनेस बीजेपी में नजर आती है वो कांग्रेस में नजर नहीं आती। ये बात लगातार कांग्रेस को लेकर उठती है, उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर तो और ज्यादा उठती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी को इंचार्ज बनाया उत्तर प्रदेश का, ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों को तो आपत्ति है कि क्यों एक ही परिवार से किसी को इतना बड़ा प्रदेश सौंपा गया है। हम लोग इस बात से खुश हैं, हमें हर्ष है कि उत्तर प्रदेश का महत्व मानते हुए उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष हमको करना है उसको देखते हुए माननीय प्रियंका जी को ये दायित्व सौंपा गया है और हम ये मानते हैं कि उनका उत्तर प्रदेश का भार संभालने के बाद पार्टी में एक नई जागरूकता आई है, पार्टी को एक नया विश्वास मिला है, पार्टी को एक नई कॉन्फिडेंस मिली है, ये हमारा मानना है। तो इसको लेकर हम आगे चलें तो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और हमारा अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सब लोग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सब चाहते हैं कि अच्छी कुश्ती हो, सब चाहते हैं कि अच्छा कंपटीशन हो और हम सब का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो सामने आए। तो इसमें ये कहना कि उत्तर प्रदेश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, मैं समझता हूं वो सरासर गलत होगा। अब पार्टी में कौन किसको दायित्व कब कैसे सौंपा जाता है ये पार्टी का निर्णय है और ये पार्टी का निर्णय कोई हल्का निर्णय नहीं है, बड़ा गंभीर निर्णय है, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है और मैं समझता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ जी, जितिन प्रसाद जिस तरह से आए हैं बीजेपी में, तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है और चूंकि बहुत नजदीकी रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार के जितिन प्रसाद, तो कहीं ना कहीं वो काट के लिए उनको लाया गया है ताकि प्रियंका गांधी को सीधे सीधे चुनौती देने के लिए कोई लीडर हो आपके पास। देखिए पंकज जी, एक चीज आप बताइए, जितेंद्र जी हम लोग के ज्वाइन करे पार्टी में अभी 2 दिन हुए, किस पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि ये ब्राह्मण के वजह ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं कहा है। ये की विशेषता है कि पॉलिटिक्स में इसको
कास्ट से जोड़ दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि एक अच्छे व्यक्ति को जो सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, यूपी की जानकारी रखते हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन करें, उनका हम स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उससे लाभ मिलेगा। अब आगे जाके जब लाभ मिलेगा तो यह भविष्य में तो कांग्रेस के लोग खड़े होंगे, वो अच्छी तरह से लड़ेंगे, तो विपक्ष का रूप धारण करेंगे, तो हमारी तरफ से भी जितेंद्र जी हैं, वो पार्टी के एक अच्छे लीडर बनके उनका चुनौती का सामना करेंगे, काट करेंगे, तो ये सब चीजें अच्छी रहेंगी, लोकतंत्र को मजबूत करता है, तो क्यों नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनका इस तरीके से भी एक उनका भी पार्टी को कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो ये सब चीजें चलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सलमान साहब, कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि अब स्थिति ये हो गई कि हर राज्य में जो रीजनल दल हैं वो फर्स्ट लीड लेते हैं, आप उनकी बैक पर रहते हैं। हमने पिछले चुनाव में भी देखा, 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। क्या इस बार अपने दम पर कांग्रेस लड़ेगी, या अभी चूंकि दूर हैं थोड़े चुनाव, तो कई सारे समीकरण बन सकते हैं, छोटे छोटे दलों के साथ भी हाथ मिलाया जा सकता है? देखिए, क्या रणनीति बनेगी और क्या बननी चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा, तो क्या वो उचित होगा कि हम ये इलेक्शन कैसे लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, इतना है कि जो भी रणनीति बने, लेकिन जब तक हम अपने पांव पर खड़े होने में, मजबूती से खड़े होने में अगर हम सफल नहीं होते हैं, तो हम जो कुछ भी करेंगे वो कम रह जाएगा। तो इसलिए इस समय हम कोशिश में हैं और प्रयास में हैं कि हम अपने पांव पर मजबूती से खड़े हो सकें, चाहे वो सिद्धांत की बात हो, चाहे वो आइडियोलॉजी की बात हो, चाहे वो विचारधारा की बात हो, चाहे वो लोगों से जुड़ने की बात हो, और चाहे वो एक विश्वास जनता को दिलाने की बात हो। हम इस पर आज अपना ध्यान दिए हुए हैं, हम इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये हो जाने दीजिए, उसके बाद जो चुनाव की रणनीति बनेगी या चुनाव की जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी, वो आज मैं उस पर कोई स्पेकुलेशन करूं या आज अंदाजा लगाऊं, वो ना मेरे लिए सही होगा, ना मेरी पार्टी के लिए सही होगा। जी, सिद्धार्थ साहब, आप ये बताइए कि 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी लड़ेगी, वो किन किन बातों का सहारा लेकर लड़ेगी? 5 साल का रिपोर्ट कार्ड और इसके अलावा क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहेंगी जब आप चुनाव में उतरेंगे? ये तो सच है कि आने वाला 22 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य की सरकार है उसके रिपोर्ट कार्ड पे ही लड़ा जाएगा, और उसके आधार पर हम भी जाएंगे, क्योंकि 5 साल में 4.5 साल या 5 साल जब पूरे हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ किया है उत्तर प्रदेश में, और उसको इसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। उन विषयों को रखेंगे, और साथ ही साथ क्या हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं उसके विषय में भी हम रखेंगे कि हम आगे 5 साल में क्या रोड मैप क्या होगा। तो इन सब चीजों को लेके एक चुनाव की रणनीति, मैं इतना आपको जरूर बोलूंगा कि हम लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। संगठनात्मक दृष्टि से हम लोगों ने जमीन पे भी किस प्रकार से बूथ तक की किस प्रकार के हमारे कार्यकर्ता की जो ट्रेनिंग होती है, अभी कोरोना काल में तो एक फिजिकल तो नहीं हो पाई, मगर वर्चुअल हम लोगों ने बहुत किया है, वर्चुअल ट्रेनिंग है। हम लोग पन्ना प्रमुख तक के नीचे जा रहे हैं, तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो मगर ये जरूर है कि हमारे 5 साल के कार्यकाल जो है उसके ऊपर जरूर चुनाव होगा। सलमान सर, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि उत्तर प्रदेश को आप बहुत बेहतर तरीके से आप दोनों समझते हैं, तो जरा आपसे जानना चाहेंगे, इस बार जब आप चुनाव में उतरेंगे तो आप विपक्ष के नाते आपने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई उसका लेखा जोखा देंगे, लेकिन सरकार ने किस तरह का काम किया उसका लेखा जोखा भी देंगे। आपने कहा भाई हैं आपके सिद्धार्थ जी, तो जरा बताइए कि इनकी सरकार ने इन 5 सालों में कुछ अच्छी चीजें अगर की हो, अगर उन्हीं के बारे में बता दें आप। देखिए, ये तो बहुत शांति से मुझे इस पर विचार करना पड़ेगा कि अच्छी चीजें थी कि नहीं थी। जो खामियां हैं वो निकालना आसान होता है, वो मैं निकाल सकता हूं फौरन, लेकिन इतना अच्छा स्वभाव है इनका और इतना अच्छा वातावरण रहा आज कि उसको अंत में बिगाड़ना मैं उचित नहीं समझता हूं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इनका रिपोर्ट कार्ड आएगा, ये खुद बनाएंगे, जनता बनाएगी। रिपोर्ट कार्ड को हम बहुत गंभीरता से
पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और रिपोर्ट कार्ड पर अपनी टिप्पणी करेंगे और अपना अभियान चलाएंगे। अब अंततः तो जनता ही तय करेगी कि ये रिपोर्ट कार्ड सही है या ये सही नहीं है। सर सिद्धार्थ सर मुस्कुरा रहे हैं, जरा एक बार अब तारीफ तो कर दीजिए, कुछ अच्छा किया हो तो। देखिए, अब मैं ऐसा है कि इनकी डिपार्टमेंट की तारीफ करूंगा तो ये बदल दिए जाएंगे, तो इसलिए मैं इनके डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इनकी डिपार्टमेंट में कोई परिवर्तन आए। सिद्धार्थ सर, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह जो है एक खबर फैली है। खबर यह है कि गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को यूपी भेजा गया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो आप तो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, इनका क्या रोल है सर? एक ब्यूरोक्रेट के रूप में बड़े अनुभवी हैं और अभी हाल में ही वो एमएलसी बने हैं, तो उनका भविष्य में क्या रोल होगा जरूर पार्टी सोचेगी और उनके अनुभव का जरूर उसका इस्तेमाल भी करेगी और उससे पार्टी को लाभ भी मिलेगा। तो अब क्या बनता है रोल, तो आने वाले समय में इसका निर्णय होगा, मगर एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से आए हैं तो उसका जरूर लाभ मिलेगा। और सलमान सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप स्ट्रैटेजी चूंकि बनाने का वक्त आ गया है, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश जो है इस बार चुनाव में उतरेगी कांग्रेस पार्टी, और क्या क्या मुद्दे जो हैं वो मेन रहेंगे, और किस तरह से डेवलपमेंट की बातें उत्तर प्रदेश को लेकर होनी चाहिए, और क्या क्या कदम कांग्रेस उठाएगी? अगर कुछ उसका झलक अगर आप दे पाए, क्या कुछ तैयारी के साथ आप उतरेंगे इस बार? एक जनरल बात है, जो अंत में जो घोषणाएं होंगी वो पार्टी की ओर से होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के बारे में जिसको भी चिंता है, वो दो तीन विषय हैं जिसको अवश्य जो एम्फेसिस देना चाहेंगे। एक है स्वास्थ्य, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है स्वास्थ्य जी, और उस पर एक प्रभावशाली विकल्प क्या हो सकता है। आयुष्मान में बहुत त्रुटियां रह गई हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या विकल्प हो सकता है ये दिखाना मैं समझता हूं आम जनता को इसमें रुचि होगी। एजुकेशन में जो आप शिक्षा के संबंध में कर सकते हैं उसमें बहुत रुचि होगी। और मैं मानता हूं सुरक्षा में, जो आम व्यक्ति की सुरक्षा है, उसमें सुरक्षा में रोजगार भी आता है, सुरक्षा में एक पर्सनल सुरक्षा की बात भी आती है। ये तीन चीजें हैं, लेकिन जो इसका एक ओवरऑल एक चित्र बनेगा, उसमें कहां पर क्या पिरोया जाएगा, ये तो जब मैनिफेस्टो तैयार होगा, हमारी रणनीति तैयार होगी और हमारे नेता इस बात को उजागर करेंगे, तभी स्पष्ट होगा। लेकिन आज कोई भी, मैं समझता हूं आज बीजेपी भी नहीं कह पाएगी कि नहीं, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, सुरक्षा का कोई महत्व नहीं है, आज स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन जो है वो खरा उतर सकता है और वो कैसे, इस बात को जनता के सामने रखना मैं समझता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सलमान सर, बीजेपी की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि सीएम कौन होगा इसको हमेशा सामने नहीं लेकर आते हैं, लेकिन यहां सिद्धार्थ जी ने साफ कह दिया कि योगी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में शक्तिशाली चेहरा जो है वो विपक्ष की तरफ से भी आना चाहिए। तो क्या प्रियंका गांधी हो सकती हैं योगी आदित्यनाथ के सामने चेहरा? देखिए, ये जो बात आपने कही, बहुत लोग चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में उतरे या कहीं भी चुनाव में उतरे तो हम एक चेहरे को लेकर उतरे और चेहरे को प्रोजेक्ट करें। चेहरा ही मुख्यमंत्री का हो या एक चेहरा मुख्यमंत्री से ज्यादा व्यापक एक अपने योगदान के लिए हो, वो पार्टी स्पष्ट करेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ होगा। ये मेरी अपनी निजी इच्छा ऐसी है कि ऐसा कुछ हो। अब समय आएगा तो पता चल जाएगा। तो वो चेहरा प्रियंका गांधी हो सकती है सर? नहीं, देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं। ये उनको ही कहना होगा या फिर उनसे, उनके साथ और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसकी ओर से संकेत आने होंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि उनका चेहरा आ जाए
तो योगी जी फीके पड़ जाएंगे, ऐसा मैं कह सकता हूं। लेकिन सिद्धार्थ भाई वो नहीं मानेंगे, ना मान सकते हैं, वो कैसे मान जाएंगे? सर फिर आप जो चाहते हैं, आप चूंकि दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, एक थिंक टैंक होता है किसी भी पार्टी का, जब सारे लोग इकट्ठे बैठ के सलाह मशवरा करते हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा है बीजेपी के पास, तो हमारे पास भी उतना सॉलिड, उतना मजबूत चेहरा होना चाहिए। तो ये बात आप हमारे चैनल पे कह रहे हैं, ये बात पार्टी के बीच में भी तो रखी जाती होगी ना? क्या रखा जाता है, क्या किसने रखा है, वो बात तो बाहर नहीं आ पाती है ना। तो आप, जिससे मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी जो अपनी निजी इच्छा है, मैं अवश्य उस इच्छा को अपनी पार्टी में व्यक्त करूंगा। लेकिन पार्टी में क्या चर्चा होती है, कैसे होती है, क्या निर्णय होता है, वो उचित समय पर आपको पता चल जाएगा। आप तो बहुत तेज हैं, आप तो अंदर से निकाल के ले आते हैं। तो सिद्धार्थ जी, आपने सुना सलमान जी ने साफ ये कहा कि उनकी ये इच्छा है कि प्रियंका गांधी चेहरा हो। तो यदि ऐसा हो गया, उन्होंने कहा, तो योगी जी भी फीके पड़ जाएंगे। आपने केवल मुस्कुराया, जरा इसका जवाब दे दीजिए। अब ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, तो उचित है कि ये ऐसे ही सोचेंगे, उसमें कोई गलत नहीं है। मगर ये तो समय बताएगा, दूध का दूध पानी का पानी होएगा। मगर हमने हर चुनौतियां का सामना किया है। 2017 में भी सामना किया था, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर आई। हमने 2019 में भी उस चुनौती का सामना किया, जब सपा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर आई थी। हम 2022 में भी हर चुनौती का सामना करेंगे। और जो चुनौती का सामना करता है और जो एग्जाम में जब बैठता है ना, जो स्टूडेंट जब बैठता है, वो तैयारी अच्छी करके बैठता है, तो वो डिस्टिंक्शन के ऊपर ही जाएगा। तो और हैट्रिक मारने की हम लोग की कुछ आदत भी पड़ गई है, तो 22 में हैट्रिक जरूर मारेंगे। चलिए, 22 में हैट्रिक जरूर मानेंगे। देखिए, फायदा होता है सलमान सर और सिद्धार्थ सर, जब दो दिग्गज साथ में आपके पैनल पर हों, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आती हैं, जानकारी भी आपकी बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलमान सर आपका, और सिद्धार्थ जी आप भी हमारे साथ जुड़े, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के सियासी हालात। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।